अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। रिकवरेबल अमाउंट निकालनी कैसे? कैलकुलेशन की, रिकवरेबल अमाउंट हो गई, कैरिंग अमाउंट से कंपेयर किया, कैरिंग अमाउंट कम है, रिकवरेबल अमाउंट ज़्यादा है, तो सब सही है। लेकिन अगर कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है और रिकवरेबल अमाउंट कम है तो फिर इस पे इम्पेयरमेंट लॉस चार्ज होगा। तो ये देखते हैं कि रिकवरेबल अमाउंट निकालनी कैसे है। एक प्लांट है, मशीनरी है, तो उससे क्या बेनिफिट, नहीं, बेनिफिट्स कैसे मिलेंगे हमें? प्लांट है, मशीनरी, प्रोडक्शन करेंगे और वो गुड्स सेल करेंगे। कब तक कर पाएंगे ये काम? जब तक उस मशीन की लाइफ है। और भी कोई रास्ता है, कोई एग्जिट का रास्ता है, बेच सकते हैं। तो किसी भी एसेट से बेनिफिट लेने के हमारे पास दो रास्ते हैं, यूज करेंगे और अगर नहीं करना यूज तो बेच देंगे। तो इसी तरह से रिकवरेबल अमाउंट होती है कि एसेट से बेनिफिट कैसे मिलेगा, दो रास्ते हैं, या तो यूज करके बेनिफिट लेंगे और अगर मुनासिब नहीं लग रहा यूज करके बेनिफिट लेना तो बेच भी सकते हैं। तो रिकवरेबल अमाउंट इन्हीं दोनों रास्तों में से हायर ऑफ है। हायर ऑफ एक है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और एक है वैल्यू इन यूज। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल नाम से ही पता चल रहा है। फेयर वैल्यू आपके लेवल पे मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल जितने का बेचेंगे माइनस जितने का खरीदा था। बेचेंगे तो शायद बेचने पे कोई खर्चा भी हो, कॉस्ट टू सेल, तो वो खर्चा माइनस करके जो आंसर आएगा वो होगा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। और वैल्यू इन यूज ये एक लंबा टॉपिक है जिसमें 3 दिन तो कम से कम लगेंगे। तो रिकवरेबल अमाउंट होती है इन दोनों में से हायर। पहले तो चले यहां तक का एक बेसिक सा सवाल लिखें। सवाल लिखिए इसके लिए। कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट $400,000, 4 लाख। डेट ऑफ परचेज फर्स्ट जुलाई 2019, 1 जुलाई 2019। यूजफुल लाइफ 10 साल। कॉस्ट कितनी गई मैंने? 4 लाख, ठीक है। और यूजफुल लाइफ क्या बोलिए? 10 साल, 10 years। Impairment test was conducted. Impairment test was conducted on 30th June 21। 30 जून 21 को impairment test हुआ। Impairment test was conducted on 30th June 21। क्या हो गया, सही नहीं बताया क्या? 30 जून 21। एंड रिकवरेबल अमाउंट was calculated as follows. Recoverable amount was calculated as follows. Value in use 345
345,000, 3,45,000. फेयर वैल्यू 352,000, 352,000. expected selling cost, अच्छा, जो लोग तो अभी कॉस्ट पढ़ रहे हैं उनको तो याद ही होना चाहिए, और जिन्होंने बचपन में इंट्रो पढ़ी हुई है, एनआरवी थोड़ी बहुत याद है, तो ये ना एनआरवी जैसा कॉन्सेप्ट है कि कितने का बिकेगा माइनस कॉस्ट टू सेल, ये थोड़ा बहुत एनआरवी जैसा कॉन्सेप्ट है. तो एक्सपेक्टेड सेलिंग कॉस्ट 4,000. रिक्वायर्ड है आपसे इंपेयरमेंट लॉस, इफ एनी. इंपेयरमेंट लॉस बता दें अगर है तो. हाँ जी, लाइफ कितनी? 80,000 इसकी जिंदगी में से डेप्रिशिएट हो चुका था, तो रह गया था 320, और रिकवरेबल अमाउंट है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी? 352 माइनस 4, 348, और वैल्यू इन यूज 345. तो इन दोनों में से रिकवरेबल अमाउंट हो गई 348. ये तो इम्पेयरमेंट लॉस इम्पेयरमेंट लॉस नहीं. तो जिन्होंने इम्पेयरमेंट लॉस निकालने का तकल्लुफ किया, इम्पेयरमेंट लॉस नहीं है. कैरिंग अमाउंट इससे ज्यादा होती तो इम्पेयरमेंट लॉस होता ना. बस वैसे डिफरेंस देख के इसको इम्पेयरमेंट लॉस नहीं कह देना. कैरिंग अमाउंट इससे ज्यादा है तो इम्पेयरमेंट है, अगर कैरिंग अमाउंट ज्यादा नहीं है तो फिर नहीं है इम्पेयरमेंट. अच्छा, ये जो हम लोग इम्पेयरमेंट टेस्टिंग कर रहे हैं,
इसमें हम रिकवरेबल अमाउंट को किससे कंपेयर कर रहे हैं? कैरिंग अमाउंट। ये जो इंपेयरमेंट टेस्ट है ये किसी दिन हो रहा होगा, तो फिर अगर इंपेयरमेंट टेस्ट करना है किसी दिन, तो रिकवरेबल अमाउंट को कब की कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करना है? उस दिन की। तो इंपेयरमेंट टेस्ट कब हो रहा था इस सवाल में? 30 जून। तो 30 जून 21 की कैरिंग अमाउंट तक तभी पहुंचेंगे ना जब 21 की डेप्शन चार्ज करेंगे। तो डेप्शन चार्ज की है तो हमने कैरिंग अमाउंट तक पहुंचना है। और फिर इंपेयरमेंट टेस्ट ये कम है तो इंपेयरमेंट है, अगर ये ज्यादा है तो फिर नहीं हुई इंपेयरमेंट। ये बात ओके। अब जो इंपेयरमेंट जो रिकवरेबल अमाउंट है वो है इन दोनों में से हायर, लेकिन इन दोनों में से हायर तो तब पता चलेगा जब ये दोनों हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये लंबी डिस्कशन है, इससे शुरू करता हूं। पहले ये आसान है, पहले इस पे बात करते हैं। पहले पढ़ते हैं हम फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। पहले इसकी बात करते हैं। रिकवरेबल अमाउंट है इन दोनों में से हायर। अब हम ये दोनों ना एक एक करके सीखते हैं। तो पहले आपको मैं डिस्कस करके दे रहा हूं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। इसमें दो बातें, एक फेयर वैल्यू है और एक कॉस्ट टू सेल है। तो इसमें पहले डिस्कस करते हैं फेयर वैल्यू को। आपके लेवल पे फेयर वैल्यू का मतलब मार्केट वैल्यू है, लेकिन इसकी ना डेफिनेशन भी लिख लें, ये एमसीक्यूज में हो सकती है टेस्ट। फेयर वैल्यू में लिखें थोड़ी सी अंग्रेजी। इट इज द प्राइस। अच्छा, फेयर वैल्यू ना सिर्फ मार्केट वैल्यू नहीं होती है, ये तो आप लोगों के लेवल पे बात है कि मार्केट वैल्यू। अदरवाइज फेयर वैल्यू के ऊपर ना एक पूरा आईएएस लिखा हुआ है, यानी एक आईएएस इस बात पे लिख दिया गया, बहुत लंबा चौड़ा सा आईएएस है कि फेयर वैल्यू कैसे निकलनी है। वो सीफे 1 में पढ़ेंगे आप। तो कैफ लेवल पे बस कहा जाता है कि मार्केट वैल्यू समझ लें आप। तो फेयर वैल्यू की शान में थोड़ी सी अंग्रेजी लिखवा रहा हूं। इट इज द प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड, इट इज द प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड to sell an asset, to sell an asset in an orderly transaction। ऑर्डरली ट्रांजैक्शन का मतलब है बिल्कुल सब फेयर, सब सही है, सब कुछ इन ऑर्डर है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। इन एन ऑर्डरली ट्रांजैक्शन बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स at measurement date, at measurement date। मेजरमेंट डेट, रेट नहीं डेट। इस अंग्रेजी का मतलब यह है कि जिस दिन फेयर वैल्यू निकाली जा रही है उस दिन अगर ये एसेट बिकता तो कितने का बिकता, और ट्रांजैक्शन भी फेयर होती, कोई जोर जबरदस्ती ना होती, और खरीदने बेचने वाले लोग भी समझदार होते। ये इस डेफिनेशन का मतलब है। अब इसके लिए एक एग्जाम नोट लिख लें, ये एग्जाम क्वेश्चन में हो सकता है इस तरह की बात टेस्ट हो जाए। इसी के लिए एक एग्जाम नोट लिखें, फोर्स्ड सेल वैल्यू, फोर्स्ड
सेल वैल्यू, ये क्या लगता है नाम से? जबरदस्ती। फोर्स्ड सेल वैल्यू इज नॉट कंसिडर्ड एज फेयर वैल्यू। फोर्स्ड सेल वैल्यू नहीं होती फेयर वैल्यू। फोर्स्ड सेल वैल्यू इज नॉट कंसिडर्ड एज फेयर वैल्यू। हाँ हाँ, देखिए, बायर सेलर आपस में निगोशिएट करके जिस प्राइस पे सेटल हो जाए बस वो ठीक है वैल्यू। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, दोनों समझदार हैं, जो अमाउंट तय कर लें। ये जो कहना है ना कि फेयर वैल्यू मार्केट वैल्यू होती है, ये जस्ट आप लोगों को बताने के लिए, अदरवाइज सिर्फ मार्केट वैल्यू नहीं होती। तो ये वो वैल्यू है जिसपे कोई भी दो समझदार इंसान एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन के अंदर चीज खरीद बेच दें। फेयर वैल्यू तो यही है। अब बात करते हैं कॉस्ट टू सेल पे। ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज है, कॉस्ट टू सेल। इसको करता हूं एक्सप्लेन जी। इंपेयरमेंट लॉस कैसे निकलेगा? इंपेयरमेंट लॉस कैसे निकलेगा? कैरिंग अमाउंट को रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करेंगे। अगर एसेट की कैरिंग अमाउंट कम है और रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है तो कोई मसला नहीं है, तो खुशी की बात है। इंपेयरमेंट लॉस तब है अगर कैरिंग अमाउंट ज्यादा हो तो। अभी जो मैंने यहां वो बेसिक कॉन्सेप्ट लिखा था वो लिखा था, अगर कैरिंग अमाउंट ज्यादा है ना तो इंपेयरमेंट है, तो कैरिंग अमाउंट तो है ही नहीं ज्यादा। रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है ना कैरिंग अमाउंट से, तो बस खुशी की बात है, इसमें कुछ मसला नहीं है। रिकवरेबल अमाउंट कम होती तो इंपेयरमेंट टेस्ट होता। अच्छा, अब ये सामने वैल्यूज आ गई। एक सवाल का इंतजार कर रहा था, वो आया नहीं अभी तक सवाल, मैं खुद ही बता देता हूं। इसमें एक सवाल हुआ करता है जो होना चाहिए था, इसका अंदर सो रहे हैं कि ये ज्यादा है, तो पहले तो हम लोग वो ज्यादा पे खुशी बना के तो सरप्लस बना लेते थे, हैं सोए में ना। अभी मैं IAS 36 पढ़ा रहा हूं, जब तक मैं खुद रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं इसमें डाल लेता ना, तब तक रिवैल्यूएशन मॉडल को फिलहाल भूल जाए। इसमें रिवैल्यूएशन मॉडल होगा मिक्स, इसमें मिक्स, अच्छा बिल्कुल भूल नहीं जाना है। जब तक मैं IAS 36 पढ़ाते हुए खुद से रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं ले आता ना, तब तक रिवैल्यूएशन मॉडल का यहां नहीं रखेंगे जिक्र। तो ये रिकवरेबल अमाउंट अगर कैरिंग अमाउंट से कम होती तो इंपेयरमेंट लॉस होता। कैरिंग अमाउंट कम है तो कोई मसला नहीं है। नहीं, रिकवरेबल अमाउंट और कैरिंग अमाउंट दोनों डिफरेंट चीजें। कैरिंग अमाउंट तो है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डिडक्शन। बस सिर्फ ये देखना होता है कि इससे बेनिफिट्स जो मिल जाएंगे कहीं से कम तो नहीं है। अगर कम नहीं है तो बस सब सही है, लेकिन अगर कम है तो फिर एसेट को कंपेयर कर लेते हैं। कॉस्ट टू सेल बताने लगा हूं, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, ये अच्छा है, ये समझा देता हूं आपको। नाम से क्या लग रहा है कॉस्ट टू सेल? हम ये जो इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर रहे हैं जिस एसेट की, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के जितने का बिकेगा माइनस जो बेचने पे खर्चा होगा। क्या हम ऐसे एसेट को बेच चुके हैं? नहीं, बेचा नहीं है, तभी तो पीपी है हमारा। अभी तो वो एसेट है, अभी हमारी बुक्स में एसेट है, हमारी बुक्स में वो मौजूद है, उसकी कैरिंग अमाउंट आ रही है। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल क्या है कि अगर इसको बेचें तो नेट कितने का बिकेगा, वो ये है। अभी बेचा नहीं है, सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि अगर बेचें तो नेट कितने पैसे मिलेंगे। ये है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अगर बेचें तो इतने नेट मिलेंगे, अगर बेचें तो इतने का बिकेगा, अगर बेचेंगे तो इतना खर्चा होगा, नहीं बेचेंगे तो नहीं होगा। तो कॉस्ट टू सेल है कि अगर बेचा तो इतना खर्चा करना पड़ेगा। तो कॉस्ट टू सेल में अंग्रेजी लिखें, कॉस्ट टू सेल में these are incremental costs. These are incremental costs directly attributable
टू द डिस्पोजल ऑफ एसिड, टू द डिस्पोजल ऑफ एसिड। अच्छा, इंक्रीमेंटल का वर्ड जो है ना, ये अकाउंटिंग में अक्सर यूज होगा, आगे भी यूज होगा। इंक्रीमेंटल का मतलब होता है कि ये जो मैं भी यहां खड़े बात कर रहा था, ये 348,000 क्या है वैल्यू, फिर वैल्यूलेस कॉस्ट टू सेल, क्या इसके बारे में हम कहें ये क्या चीज है? अगर बेचेंगे तो नेट इतना मिलेगा, फिर मैंने इसको ब्रैकेट में तोड़ा था। 352 क्या है? अगर बेचेंगे तो इतने, बेच चुके हैं, अगर बेचेंगे तो इतने का बिकेगा, अगर बेचेंगे तो इतना खर्च भी करना पड़ेगा। अब यह है अगर बेचेंगे तो इतना खर्च करना पड़ेगा, और अगर नहीं बेचेंगे तो नहीं करना पड़ेगा। यह मतलब होता है इंक्रीमेंटल का। ये जो लिखा ना कि ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, इसका मतलब है कि अगर एसेट बेचेंगे तो खर्चा होगा, नहीं बेचेंगे तो नहीं होगा। ये इस अंग्रेजी का मतलब है। इंक्रीमेंटल कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू डिस्पोजल ऑफ एसेट का मतलब है ये वो खर्चे हैं जो एसेट बेचेंगे तो होंगे, नहीं बेचेंगे तो नहीं होंगे। ये इस अंग्रेजी की लाइन का मतलब है। अच्छा, अब ना मैं इसकी एग्जांपल्स बता रहा हूं, और वो एग्जांपल्स आपने ना ये 2 टुकड़ों में लिखनी है। कॉस्ट टू सेल includes, cost to sell does not include। को बहुत लंबी लिस्ट नहीं है, को 5-6 पॉइंट इधर होंगे, 2 पॉइंट इधर हैं। ये मैं आपको कॉस्ट टू सेल की ना एग्जांपल्स बता रहा हूं। ये इंक्रीमेंटल वाला कॉन्सेप्ट बेटा आया समझ? इंक्रीमेंटल कि अगर एसेट बेचेंगे तो ये खर्चे होंगे, नहीं बेचेंगे तो नहीं होंगे। हैं जी, ये बात आई समझ? तो अब मैं आपको ये कॉस्ट टू सेल की मिसालें बता रहा हूं। जो इसकी मिसालें हैं वो यहां लिख रहा हूं, और ये कुछ 2-3 नाम ऐसे हैं जो लगता है कि शायद कॉस्ट टू सेल है, तो मना किया यस ने, नहीं है ये कॉस्ट टू सेल। ये बता रहा हूं पहले ये लेफ्ट वाला बताने लगा हूं। कमीशन ये बता रहा हूं पहले, यानी कॉस्ट टू सेल क्या है, क्या क्या मिसालें हैं उसकी। कमीशन है, ये कौन सी कमीशन होगी? हो सकता है किसी एजेंट के थ्रू बेचना हो तो उसकी कमीशन है। लीगल कॉस्ट, ये क्या चीज हो गई? हो सकता है कोई वकील का कोई प्रोसीजर होता हो, और इसी के साथ आगे एक और लिख लें, स्टैंप ड्यूटी। हो सकता है ये जो बेचते हुए कोई एग्रीमेंट करना पड़ता हो, कोई स्टाम्प पेपर पे काम करना पड़ता हो, तो उसके खर्चे हैं, स्टैंप ड्यूटी। ट्रांजैक्शन टैक्सेस हो सकता है कि जिस इलाके में हो उस इलाके की लोकल गवर्नमेंट का कोई टैक्स लगता हो खास। इनकम टैक्स नहीं है ये, ट्रांजैक्शन टैक्स बोला है मैंने। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ रिमूविंग द एसेट, और इसी के लिए एक और मिलता जुलता नाम है, उसको डिसमेंटलिंग कॉस्ट कहते हैं। यही कॉस्ट ऑफ रिमूविंग एसेट जो है ना, इसी को डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी कहते हैं। कॉस्ट ऑफ रिमूविंग एसेट कहा है मैंने, इसी को डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी कहते हैं। इसी को डीकमीशनिंग कॉस्ट भी कहते हैं। डीकमीशनिंग कॉस्ट, रिपीट कर रहा हूं, कॉस्ट ऑफ रिमूविंग द एसेट, इसी का एक और नाम डिसमेंटलिंग कॉस्ट है, इसी का एक और नाम डीकमीशनिंग कॉस्ट है। डीकमीशनिंग, कमीशनिंग।
अच्छा, अगर आपके पास अभी IS 16 वाले लेक्चर नोट्स है ना, अगर रजिस्टर ऑलरेडी भर के खत्म नहीं हो गया हुआ, एक चीज चेक कर लें, मुझे लगता है मैंने बताई थी, नहीं बताई थी तो अब लिख लें। जब वो शुरू में एसेट की कॉस्ट में क्या क्या शामिल है, जब इस पे बात हो रही थी, तो एक लिस्ट मैंने बनवाई थी, फिर उसके अलावा आपको एक पेज भी बताया था। देखें अगर इस रजिस्टर में है तो, शायद लेक्चर 5 में 6 में बताया होगा, लेक्चर 6 में। इसमें मैंने ना कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट की कोई लिस्ट बताई होगी शायद, उसमें मैंने इंस्टॉलेशन टेस्टिंग मिल गई बात। इंस्टॉलेशन टेस्टिंग को कमीशनिंग कॉस्ट भी कहते हैं, ये लिखा हुआ है, सही है। इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग के लिए ना एक वर्ड हो सकता है इस्तेमाल, उसको कमीशनिंग कॉस्ट कहते हैं। ये वो एजेंट वाला कमीशन नहीं होता, ये एक और टेक्निकल टर्म है, इसके लिए इस्तेमाल होती है। इसको कमीशनिंग कॉस्ट भी कहते हैं। अगर लिखा हुआ है वहां तो ठीक है, नहीं लिखा तो अब लिख लेना, कमीशनिंग कॉस्ट भी कहते हैं इसको। और डिसमेंटलिंग कॉस्ट को डीकमीशनिंग भी कहते हैं, लिखवाया हुआ है ना, सही है। चलें आज वाले लेक्चर पे आए। कॉस्ट ऑफ क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ रिमूवल ऑफ एसिड, रिमूविंग द एसिड, डीकमीशनिंग कॉस्ट, डिसमेंटलिंग कॉस्ट, ये लिख लिया। अच्छा, ये जो भी आखिरी चीज यहां लिखी है, यही डिसमेंटलिंग वगैरह, सिर्फ इस मिसाल के लिए एक एग्जाम नोट लिखें। ये जो इंस्टॉलेशन टेस्टिंग को मिला के कमीशनिंग कॉस्ट कहते हैं। इंस्टॉलेशन टेस्टिंग जब पूरी हो जाती है ना तो उसको कमीशनिंग कॉस्ट कहते हैं। टेस्टिंग कर लें, इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग कर लें, लिखा हुआ है ना, हाँ बस लिखा हुआ है। इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग को मिला के कमीशनिंग कॉस्ट कह रहे होते हैं। अच्छा जी, ये जो अभी मैंने आपको लिखवाई है ना, कॉस्ट ऑफ रिमूविंग द एसिड, डिसमेंटलिंग कॉस्ट, सिर्फ इस मिसाल से रिलेटेड एक एग्जाम नोट लिखें। अच्छा, अब आप एग्जाम नोट तो लिख रहे हैं, लेकिन मुझे आपके लिखे हुए देख को पता चल रहा है कि आपको कल को नहीं पता चलेगा कि इस वाली मिसाल का एग्जाम नोट है। कोई तार शार जोड़ें, कुछ करें। ये जो मैंने कॉस्ट ऑफ रिमूविंग द एसिड बताया है, इसके लिए एग्जाम नोट बता रहा हूं, सिर्फ इस वाले के लिए। कोई ब्रैकेट लगा लें, कोई तार जोड़ लें, कुछ लिंक बना लें। पहले समझ लें फिर लिखवाता हूं। जब प्लांट की कॉस्ट की लिस्ट पढ़ाई थी ये सारा, तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, ये मैंने यहां पर एक बात लिखी थी, समझा भी दी थी क्या होता है, सब इसकी डिटेल सब समझा दी थी मैंने। तब बताया होगा कि ये FAR 2 में पढ़ेंगे। हाँ, तो मैं आज भी अपनी बात पे कायम हूं, ये FAR 2 में पढ़ेंगे। तो जो नोट लिखवाने लगा हूं ना, ये पहले मैं आपको समझा रहा हूं, फिर उसको लिखवा देता हूं। ये जो डिसमेंटलिंग कॉस्ट होती है, FAR 2 की एक बात बता रहा हूं। डिसमेंटलिंग कॉस्ट को प्लांट की कॉस्ट में शामिल करना है या नहीं करना है, इसका एक क्राइटेरिया होता है। FAR 2 की बात कर रहा हूं। अगर वो क्राइटेरिया पूरा हो रहा होता है तो प्लांट की कॉस्ट में ऐड करना है, और एक प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग बनती है। ये FAR 2 की बात कर रहा हूं। कुछ क्राइटेरिया होता है, अगर वो पूरा हो रहा हो तो प्लांट डेबिट, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट की जाती है, तो प्लांट की कॉस्ट में डिसमेंटलिंग कॉस्ट ऐड हो जाती है। और अगर वो क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा तो फिर ये काम नहीं होता। तो डिसमेंटलिंग कॉस्ट प्लांट की कॉस्ट में हमेशा ऐड नहीं करनी। क्राइटेरिया पूरा होता है तो करनी है, नहीं पूरा होता तो नहीं करनी। ये कब पढ़ेंगे? ये FAR 2 में। अब वो कब पढ़ना है वो आपकी चॉइस है, आप कितना अर्सा लगाना चाहते हैं, लेकिन वो FAR 2 में जाके पढ़ेंगे। अब एग्जाम नोट ये अभी लिख लें कि ये वाली आइटम कौन सी वाली, ये जो डिसमेंटलिंग है,
अगर ये डिस्मेंटलिंग कॉस्ट, सुन लेना पहले पूरी बात, अगर ये डिस्मेंटलिंग कॉस्ट ऑलरेडी एसेट की कॉस्ट में एडेड है तो फिर वो कॉस्ट टू सेल में नहीं आएगी। दोबारा, ये जो आपको मैंने आखिरी आइटम बताई थी उसका एग्जाम नोट बता रहा हूं ना, क्या आइटम थी आखिरी? ये डिस्मेंटलिंग कॉस्ट। अगर तो ये ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ प्लांट में एडेड है तो फिर ये कॉस्ट टू सेल में नहीं आएगी, और अगर ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ प्लांट में एडेड नहीं है तो फिर कॉस्ट टू सेल में आनी है। ये वो जाता नजर आ रहा है मुझे। ये जो डिसमेंटलिंग कॉस्ट है ये मैंने कॉस्ट टू सेल की लिस्ट में लिखवा दी है, लेकिन साथ एग्जाम नोट ये बता रहा हूं, ये सवाल के साथ सिखाऊंगा ये बात, कि अगर तो ये कॉस्ट ऑफ एसेट में ओरिजिनली एडेड है तो फिर कॉस्ट टू सेल में नहीं लेना है इसको, और अगर कॉस्ट ऑफ प्लांट कॉस्ट ऑफ एसेट में एडेड नहीं है तो फिर इसको कॉस्ट टू सेल में मानना है। बस बता दिया, नोट बता दिया, लिख लें। ये नोट मैंने बता दिया, लिख लें। डिसमेंटलिंग कॉस्ट के बारे में कहा है कि अगर ये ओरिजिनली कॉस्ट ऑफ एसेट में ऑलरेडी एडेड है तो फिर ये आइटम कॉस्ट टू सेल में नहीं आनी। अगर ये आइटम कॉस्ट ऑफ एसेट में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इनिशियल कॉस्ट ऑफ एसेट में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो फिर ये यहां कॉस्ट टू सेल में नहीं कंसीडर होगी। क्या करूं है? बस करूं? चलें ठीक है, वो लिस्ट बस इधर आ जाए। इनकम टैक्स, इधर तो लिख के भी दिखा दिया यार, इधर 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 किधर किधर कहां क्या बात हो रही है? कॉस्ट टू सेल की मिसालें ये है, कॉस्ट टू सेल, ये कॉस्ट टू सेल नहीं है। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स कहां से आ गया बीच में? अगर हम एसेट बेचेंगे तो उस एसेट को बेचने पे प्रॉफिट होगा, शायद प्रॉफिट होगा तो टैक्स वाले हमसे टैक्स लेने आ जाएंगे, तो उस पे हमें टैक्स देना पड़ जाएगा। वो सेलिंग कॉस्ट नहीं है, वो सेलिंग कॉस्ट नहीं है, उसको कॉस्ट टू सेल में नहीं लेना। इनकम टैक्स को कॉस्ट टू सेल में नहीं, सवाल में आपको धोखा देने के लिए एक लिस्ट दी हो सकती है, तो इनकम टैक्स नहीं है कॉस्ट टू सेल। इसी तरह से इंटरेस्ट कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट कहां से आ गई? एसेट बेचेंगे तो कॉस्ट टू सेल होगी। कॉस्ट टू सेल मतलब पैसे खर्च करने पड़ेंगे, और पैसे खर्च करने के लिए हमारे पास पैसे ही नहीं है, तो हमने क्या किया कि बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट से पे कर दिया वो खर्चे। अब उससे इंटरेस्ट पड़ना शुरू हो गया, तो वो इंटरेस्ट इसलिए पड़ रहा है कि हमने एसेट बेचा है, फिर इसलिए पड़ेगा क्योंकि पैसे नहीं होंगे हमारे पास। तो इंटरेस्ट कॉस्ट कॉस्ट टू सेल नहीं है, इंटरेस्ट कॉस्ट कॉस्ट टू सेल नहीं है। और मिसाल लिखें, कॉस्ट, इधर तीसरी मिसाल लिखवा रहा हूं, कॉस्ट्स associated with, इधर तीसरी मिसाल लिखवा रहा हूं, इधर कॉस्ट्स एसोसिएटेड विद
reorganizing the business, following the disposal of asset, कुछ समझ आया इस अंग्रेजी का मतलब? आया समझ? नहीं? थोड़ा गौर तो करो यार। है? इसका मतलब ये है कि अगर घर के एक कमरे में कोने में एक फ्रीजर पड़ा हुआ था, वो बेच दिया उठा के, अब वो जो कोना है वो खाली सूना सूना सा लग रहा है, तो वो अम्मी ऐसे नहीं छोड़ देंगी। उसकी जगह पर कुछ टेबल खिसका के इधर हो जाएगा, कुछ चेयर खिसका के इधर हो जाएगी। वो जो कोना खाली हो गया उसकी वजह से कुछ ना कुछ सेटिंग बदलेगी। वो सेटिंग बदलने पे शायद कोई मजदूरों का खर्चा होगा, तो वो खर्चा इसलिए हो रहा है क्योंकि एसी बेचने, फ्रीजर बेचने का खर्चा है। वो फ्रीजर बेचने का खर्चा नहीं है, फ्रीजर बेचने के बाद बाकी सेटिंग चेंज करने का खर्चा है, तो वो कॉस्ट टू सेल नहीं है। ये मतलब है इस लाइन का कि अगर एसेट बेच देंगे और बेचने के बाद बाकी चीजों का सेटअप बदलने में खर्चा होगा तो वो कॉस्ट टू सेल नहीं है। हैं जी? चौथी मिसाल लिखें। टर्मिनेशन बेनिफिट्स ऑफ वर्कर्स। ये क्या बला है? प्लांट बेच देंगे अगर, अच्छा बेच दिया है सब, अभी कुछ बेचा नहीं है, अभी तो हम इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर रहे हैं कि जो प्लांट हमारे पास है उसकी रिकवरेबल अमाउंट क्या है। ये सब ख्याली बातें चल रही हैं कि अगर बेचेंगे तो नेट क्या मिलेगा, ये सब ख्याली बातें, बेचा कुछ नहीं है अभी। प्लांट बेच देंगे तो वो जो वर्कर्स उस प्लांट पे काम किया करते थे वो बैठ के लूडो खेला करेंगे, हैं? उनको भी निकाल देंगे। अच्छा, अब जब उनको निकालेंगे तो थोड़े पैसे वैसे दे के फारिग करेंगे उनको, उन पैसों को टर्मिनेशन बेनिफिट्स कहते हैं। तो अब वो जो उनको पैसे देने पड़ रहे होंगे वो प्लांट बेचने का खर्चा नहीं है, वो तो उसके बाद के असरात हैं। तो इसलिए टर्मिनेशन बेनिफिट्स ऑफ वर्कर्स ये नहीं है कॉस्ट टू सेल। चले एक छोटा सा सवाल आप ऐसे ऐसे कर लेंगे, नहीं अभी 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 चलें, जिसने जाना चला जाए। जिनके पास ये वाला एडिशन है, पेज 223, क्वेश्चन नंबर 9, PQR एंड कंपनी, ऑटम 2007 अटेम्प्ट का सवाल है, ऑटम 2007 अटेम्प्ट का सवाल है। और नई बुक है जिनके पास, आइस 40 है, आइस 36 पर। जिनके पास नया एडिशन है उसमें पेज 242, जिनके पास नया एडिशन है पेज 242 पे क्वेश्चन 10 है। जिनके पास ये वाली किताब है, पूरी लोकेशन ही बता दिया, जिनके पास ये वाली किताब है पेज 223 के टॉप पे क्वेश्चन नंबर 9, ये राइट साइड पे आएगा। और जिनके पास नया एडिशन है पेज 242 पे क्वेश्चन नंबर 10। ये सवाल अभी पढ़ें और अभी करें।
करना भी आप नहीं करना है, अभी करना है, अभी आपने करना है। छोटा सा सवाल है। अच्छा चलें, करें कहने पे मौत पड़ गई आपको, पढ़ लो भाई, मैं कर देता हूं, मैं खादिम में करता हूं। सवाल पढ़ लें आप, सवाल पढ़ तो लें। सवाल पढ़ लिया? तीन एसेट हैं तो ठीक है, एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। तीनों एसेट के हवाले से रिक्वायरमेंट में पूछा हुआ है कैलकुलेट इंपेयरमेंट लॉस इफ एनी। अगर इंपेयरमेंट लॉस है तो वो कैलकुलेट करके देना है। क्या क्या चाहिए इसके लिए? कैरिंग अमाउंट चाहिए और रिकवरेबल अमाउंट चाहिए। तो एसेट ए की कैरिंग अमाउंट कितनी, यानी WDV 3200, और ये मेरा ख्याल है कि 1000 है ना, हाँ 3200। रिकवरेबल अमाउंट, अब रिकवरेबल अमाउंट के लिए चाहिए दो चीजें, फेयर वैल्यू कितनी, और वो जो आगे फोर्स सेल वैल्यू दी हुई है उसको छोड़ दें। तो फेयर वैल्यू हो गई 2500, कॉस्ट टू सेल, कॉस्ट टू सेल, कॉस्ट टू सेल के लिए एक तो आपको टेंडर की अमाउंट बताइए। ये टेंडर आप समझ लीजिए कि अखबार में इश्तिहार। कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो अब जैसे बहुत बड़ी कोई प्लांट मशीनरी होगी तो वो कौन सा उठा के हॉल लोड पे ले जाएंगे, उनकी तो मार्केट्स इस तरह की नहीं होंगी, तो उनके लिए फिर अखबार में इश्तिहार देना पड़ता है। हो सकता है कई कंपनीज ने इसको रूल बनाया हो कि कोई भी एसेट बेचना है बगैर इश्तिहार के नहीं बेचना, इसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए। तो उसके लिए अखबार में इश्तिहार देने का जो खर्चा होता है ये वो लिखा हुआ टेंडर। तो अखबार में इश्तिहार वैसे ही देते रहेंगे, जरूरत रिश्ता कहें देते जा रहे होंगे। कब देंगे अखबार में इश्तिहार? बेचना होगा। तो ये है इंक्रीमेंटल कि नहीं? बिल्कुल है। तो टेंडर का खर्चा है इंक्रीमेंटल। कितना है? 50। फिर इसके अलावा एक खर्चा लिखा हुआ है डिसमेंटलिंग, डीकमीशनिंग क्या लिखा हुआ है? डिसमेंटलिंग। डिसमेंटलिंग के लिए एसेट ए का कितना खर्चा लिखा है? 100। अब ये जो डिसमेंटलिंग है ना, इस सवाल में क्या आपको इस एसेट की कॉस्ट का ब्रेकअप बताया हुआ है कि कॉस्ट में क्या क्या शामिल है? नहीं। तो हमें नहीं पता कि ये जो 3200 निकला हुआ है इसकी कॉस्ट कैसे निकली थी, उस कॉस्ट में डिसमेंटलिंग शामिल थी या नहीं थी, ये हमें नहीं पता। तो अब हमारी मर्जी, हम इसको शामिल करें या ना करें, लेकिन जो भी है नोट लिख देंगे। अब यहां पर हम नोट लिख देंगे कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि डिसमेंटलिंग कॉस्ट ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ एसेट में शामिल है, तो फिर इसको रहने देंगे। या फिर हम नोट लिख देंगे कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि डिसमेंटलिंग कॉस्ट कॉस्ट ऑफ एसेट में शामिल नहीं है, तो फिर हम यहां 100 लिख लेंगे। जो भी करना है नोट एग्जामिनर को जरूर लिख के बताना है। अभी फिलहाल मैं इस बेस पे कर रहा हूं कि इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ एसेट, और अगर आप कहें कि अज्यूमिंग इट इज नॉट इंक्लूडेड तो फिर यहां 100 आ जाएगा। ठीक है।
अच्छा, और लास्ट पैराग्राफ में एक बात लिखी हुई है, अगर पढ़ा है, कि जो भी एसेट बेचना होगा उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन करनी होगी और उसके लिए वकील के 4 दिन लग जाया करेंगे। लेकिन ये वो वकील है जिसको हम वैसे ही पूरे साल की एक फीस दिया करते हैं, तो अब वो पूरे साल की फीस तो उसको ऑलरेडी देते ही हैं, तो अगर 4 दिन काम कर लेगा तो फिर मौत थोड़ी पड़ जाएगी, उसके और पैसे मांगेगा हमसे? नहीं। तो अब ये जो कहा है कि 4 दिन लगते हैं तो 4 दिन लगते हैं, चाहे 5 दिन लगते हो, हम तो उसको साल की एक टोटल फीस देते ही हैं, तो इससे रिलेटेड कोई खर्चा इंक्रीमेंटल नहीं है, बस। तो कॉस्ट टू सेल 50, 2450, और वैल्यू इन यूज कितनी है जी? 3100। तो ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ये वैल्यू इन यूज। रिकवरेबल अमाउंट कितनी? इन दोनों में से हायर, यानी 3100। तो 3200 और 3100, 3200 कैरिंग अमाउंट ज्यादा है। वैसे ही आंखें बंद करके डिफरेंस नहीं ले लेना, कैरिंग अमाउंट ज्यादा है तो इंपेयरमेंट है, कैरिंग अमाउंट कम है तो नहीं है इंपेयरमेंट। तो इंपेयरमेंट लॉस है 100 का, इंपेयरमेंट लॉस आ गया। बिल्कुल इसी तरह से, बस सिर्फ वैल्यूज बदलनी है और एसेट एबीसी तीनों ऐसे ही हैं, तीनों बिल्कुल ऐसे ही हैं। डन। जी जी। अच्छा, ये ना एक बच्चे ने सवाल पूछा है और गहरा सवाल है, पता नहीं सबको समझ आए कि ना आए, लेकिन सवाल अच्छा है। मैं सवाल दोहरा देता हूं कि जैसे पहले हम इंस्टॉलेशन, वो शुरू की बात है, इंस्टॉलेशन टेस्टिंग के अंदर अगर हमारे ही कोई वर्कर्स इंस्टॉलेशन टेस्टिंग में इस्तेमाल हो रहे थे 2 महीने 3 महीने, तो हम उनको बेशक साल की सैलरी देते ही देते थे, फिर भी हम उनकी 3 महीने की सैलरी इंस्टॉलेशन में ऐड कर रहे थे। तो अब यहां पर भी तो ऐसा ही है कि लीगल एडवाइजर साल के पैसे हम उसको दे रहे हैं, तो अगर वो 4 दिन काम करेगा तो उस 4 दिन के पैसे यहां शामिल करने चाहिए कि नहीं? सवाल समझे कि नहीं? ये पूछ रहे हैं आप, सवाल नहीं समझ आया? जिनको सवाल समझ नहीं आया एक दफा और बता देता हूं, फिर भी समझना है तो दफा करना, बेकार बात है, दफा कर देना। एक दफा और बताता हूं। सवाल ये है कि जब कॉस्ट ऑफ एसेट कैलकुलेट हो रही थी, तो बल्कि एक सवाल किया भी था, उसमें मैनेजर था जो 3 महीने का टाइम यहां दे रहा था, तो उस मैनेजर की 3 महीने की सैलरी प्लांट की कॉस्ट में ऐड की थी, तो क्या उसको हमने वैसे भी वो सैलरी देनी नहीं थी? वैसे भी देनी थी, तो तब वहां ऐड क्यों किया था? है तब किया था ना ऐड। तो अब सवाल यह है कि यहां पर भी हम लीगल एडवाइजर को दे रहे हैं बेशक पैसे, लेकिन 4 दिन तो काम उसने इस पे करना ही होगा, तो उसका खर्चा यहां ले लें। सवाल समझे कि नहीं? तो इसका जवाब यह है कि जब एसेट की कॉस्ट निकाल रहे थे ना, तो उसमें यह बात नहीं थी कि इंक्रीमेंटल, उसमें इंक्रीमेंटल वाला नहीं था रूल। उसमें सिर्फ इतनी बात हो रही थी कि जो भी खर्चा हो रहा है कैश क्रेडिट, अब उसका डेबिट कहां देना है। अगर वो बंदा ऑफिस में काम कर रहा है तो एडमिन एक्सपेंसेस में डेबिट, अगर वो बंदा सेल्स ऑफिस में बैठा काम कर रहा है तो सेलिंग एक्सपेंसेस में डेबिट, अगर वो बंदा मशीन इंस्टॉलेशन में इस्तेमाल हो रहा है तो मशीन डेबिट। कैश क्रेडिट, उसका डेबिट कहां जाना था यह फैसला हो रहा था। लेकिन यहां पर ये खर्चे हो चुके हैं, ये सब हो चुका हुआ है। यहां पर हम सोच ही फ्यूचर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर बेचा तो क्या होगा। तो फिर अब जब यह बात हो ही अगर की रही है, तो इसलिए खर्चे भी कौन से लेने चाहिए कि अगर बिके तो खर्चा होगा, और एक यहां अंडरस्टूड बात है कि अगर ना बिका तो नहीं होगा, वो खर्चे यहां लेने। तो अगर ना बिका तो उस लीगल एडवाइजर को पैसे नहीं देंगे, उसको तो फिर भी देंगे, इसलिए यहां नहीं ले रहे। नहीं, चेहरे पे इत्मीनान नहीं है। जो एसेट की कॉस्ट निकलती थी ना, उसमें इंक्रीमेंटल का नहीं था रूल, उसमें बस ये बात हो रही थी कि जो जो खर्चे हो रहे हैं
अगर वो एट्रीब्यूटेबल टू एसेट हैं तो बस कर दें। और उसमें क्या था कि अगर एक वर्कर को सैलरी दे रहे हैं तो कैश क्रेडिट। अब मसला था कि उसका डेबिट कहां जाना है। अगर वो बंदा फैक्ट्री में काम कर रहा था तो जिन्होंने कॉस्ट पड़ी है वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल डेबिट, एफओएच कंट्रोल डेबिट। अगर वो सेल ऑफिस में काम कर रहा था तो सेलिंग एक्सपेंस डेबिट। अगर वो बंदा ऑफिस में काम कर रहा था तो एडमिन एक्सपेंस डेबिट। अगर वो प्लांट इंस्टॉलेशन पे काम कर रहा था तो प्लांट डेबिट। मसला सिर्फ डेबिट का था, कहां लेके जाना है। इसी वजह से अगर एक एसेट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल हो रहा है तो जितने महीने इस्तेमाल हो रहा है उसकी डेप्रिसिएशन भी लेते हैं ना बिल्डिंग में, तो क्या बिल्डिंग ना बनती तो वैसे डेप्रिशिएट ना होता। तो कॉस्ट ऑफ एसेट निकालते हुए अगर वाली बात नहीं है, बस सिर्फ यह था कि जो जो खर्चा इसके लिए इस्तेमाल हो रहा है बस प्लांट डेबिट। लेकिन यह है ही अगर वाली बात कि अगर बिका तो इतने का बिकेगा, अगर बिका तो इतना खर्चा होगा, अगर ना बिका तो नहीं होगा। इसलिए यहां पर सिर्फ इंक्रीमेंटल खर्चे लेने हैं। तो इसलिए यहां लीगल एडवाइजर के नहीं लेने पैसे हैं। नहीं समझ? अच्छा, एंड वाला कौन सा? ये जो इस वक्त हमने फिगर्स यहां लिखी हैं ये हो चुकी हैं? नहीं है ना, ये सब ख्याली फिगर्स है ना। ये सब फिगर्स क्या हैं कि अगर बेचेंगे तो इतने का बिकेगा, बेच दिया हुआ है। अगर बेचेंगे तो इतने का बिकेगा और अगर नहीं बेचेंगे तो नहीं बिकेगा। ये खर्चा क्या है? अगर बेचेंगे तो ये खर्चा करना होगा, नहीं बेचेंगे तो नहीं होगा। तो हमने यहां पर सिर्फ वो खर्चे कंसिडर करने हैं जो हमारे बेचने से इंक्रीमेंटल हैं। बेचेंगे तो खर्चे होने हैं, नहीं बेचेंगे तो नहीं होने हैं। कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐसा रूल नहीं था। अभी भी नहीं आई समझ में? हाँ जी, हाँ जी, आगे मुझे पता, आगे से। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।